थी। आज महिलाओं के अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैं जाती हूँ संगठन के माध्यम से, गाँव के अंदर समाज के अंदर ये चीज़ें होती है कि नहीं, घूंघट से थोड़ा हमें अच्छा लगता है, पर्दा प्रथा उस तरह की विचारधाराएँ गाँव के अंदर होती है, लेकिन ये सब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। घर की बेटी लक्ष्मी में देखिए नमो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीणा को जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की पहल, शिक्षा में सुधार को लेकर के सरकार की अनोखी पहल। सरकार द्वारा छात्राओं को दिया जा रहा है स्कूटी। भरतपुर में थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर हुई चोरी। चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना, लाखों के सामान ले उड़े चोर। बयाना में 11 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन, सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। मंडावरी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया गया सम्मान। गौतम आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष का हुआ सम्मान। कार्यक्रम में तमाम लोग रहे मौजूद। हनुमानगढ़ जिले में पहली तीरंदाजी रेंज की शुरुआत। जिला कलेक्टर ने किया लोकार्पण। चयनित तीरंदाज स्टेट लेवल टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हमारे आदि ग्रंथों में यह कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जी हां, हम बात करेंगे समाज में एक ऐसी ही नारी, एक ऐसी सशक्त नारी की जो कि गृहिणी होने के साथ साथ समाज सेवी भी है। साधना प्लस न्यूज आज आपको एक ऐसे ही खास शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा है जो कि बीजेपी नमो नमो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश में महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ जो महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर के ये भी बीड़ा उठा है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं, जबकि अधिकतम लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। लेकिन महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इससे महिला शक्तिशाली बनती है और जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनना महिला सशक्तिकरण है। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज में किसी समस्या को पुरुष से बेहतर ढंग से निपट सकती है। इतना ही नहीं, विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है और इन्हीं योजनाओं के बारे में जानने और एक सशक्त महिला से परिचित कराने आज हम आए हैं घर की लक्ष्मी बेटियां कार्यक्रम के तहत
नमो नमो मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीणा से मिले। इंटरनेट प्रेरक सामग्री से भरा हुआ है, जो हमें उन अविश्वसनीय चीजों की प्रशंसा में छोड़ देता है जो लोग डेली बेसिस पर पूरा करते हैं। किसी को चुनौतियों से पार पाते हुए देखना हमें भी ऐसा ही करने और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है, और कुछ हासिल करने की उस तरह की ज्वलंत इच्छा के साथ हम अपने जीवन में लगभग सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। हाल ही में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक ही समय में आप सभी को विनम्र और प्रेरित करेगी। ये कहानी राजस्थान के जयपुर की है। राजस्थान के दौसा जिले की विधानसभा लालसोट के एक छोटे से गांव मंडावरी की रहने वाली मूर्ति मीणा, जो कि पूर्व वित्त मंत्री वीरेंद्र मीणा की धर्म पत्नी भी हैं, इन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक बार मूर्ति मीणा ने इंटरनेट के माध्यम से कुछ असहाय पीड़ित लोगों की कहानी को देखा, और उसके बाद उन्हें उन पीड़ित लोगों की सहायता करने की बात सूझी। उसके बाद सामाजिक संगठन बनाकर उन्होंने असहाय और पीड़ित लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। इसके बाद पति के बीजेपी में मंत्री होते हुए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इसके बाद इनको नमो नमो महिला मोर्चा संगठन का कार्यभार भी मिला। इस पर भी वो अपनी भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ती चली गई, और पिछले 3 सालों से आज जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में महिलाओं को साक्षर बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास निरंतर करती रहती हैं।
वो आज महिलाओं को किस तरह से सख्त होना चाहिए उस पर महिलाओं से बातचीत भी करती हैं और समाज के हित में अपनी भूमिका भी अहम तरह से निभा रही हैं, जिसके चलते भी आज हर जगह उनकी जमकर प्रशंसा होती रही है। उनकी प्रेरक कहानी और कड़ी मेहनत हम में से कई लोगों के लिए प्रकाश की किरण के रूप में आती है, जो लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज राजस्थान। घर की लक्ष्मी बेटियां प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास बात, जिसमें हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, और इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ी है नमो नमो मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीणा। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि महिला सशक्तिकरण में नमो नमो मोर्चा की आप प्रदेश अध्यक्ष और नमो नमो का क्या भूमिका रही है इसमें? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं नमो नमो मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारत मूर्ति मीणा। एक्चुअली मुझे वैसे तो 10 साल करीब हो गए हैं महिलाओं के लिए काम करते हुए। मैं समाज सेवा का काम काफी टाइम पहले से कर रही हूँ और उसी के माध्यम से मुझे 2018 में नमो नमो मोर्चा का जो दायित्व मिला, उसके बाद मैंने पूरे राजस्थान के अंदर कवर किया और राजस्थान के अंदर कई जगह मैंने मेरी टीम गठित की, महिला और पुरुष सभी की टीम गठित की। तो महिलाओं के लिए मेरे शुरू से मेरे को काफी रुझाव रहा, महिलाओं के प्रति काफी जागरूक करने का, और उनसे काफी लगाव रहता है महिला और बच्चियों से। तो उसी तरह से मैंने काम किया। नमो नमो मोर्चा को लेके कई जिलों के अंदर जाके मैंने मेरी कार्यकारिणी बनाई, महिलाओं की कार्यकारिणी अलग, पुरुषों की कार्यकारिणी। तो उसी के माध्यम से महिलाओं को मैंने जागरूक किया कि कहाँ किस तरह की जरूरत होती है महिलाओं को। आप देखिए कि शिक्षा को लेके अगर मैं बता दूं आपको कि तो गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर पहले से बेटर है, बट इतना अभी तक नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर बच्चियों को थोड़ा सा प्रताड़ित किया जाता है कि किस तरह से महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, बच्चियों को बाहर निकलना चाहिए, नहीं आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो इस तरह के अधिकार नहीं होते महिलाओं को दबाने के लिए। उसी पे मैंने काम किया। मैंने सब महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए एकजुट होकर महिलाओं के हर जगह, हर जिले के अंदर अलग अलग ग्रुप बनाए और उसी में जाके जिला अध्यक्ष को भी मैंने दायित्व दिया कि जैसे भी महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी होती है, आप मुझे बताइए, मैं इनके पूरी तरह सपोर्ट करूंगी, पूरी तरह साथ हूँ। बच्चों को स्कूल में जाते हुए रोका जाता है कि नहीं गर्ल्स स्कूल है या बॉयज स्कूल है, तो इसका भेदभाव ना करें और उनको कोविड स्कूल में बच्चों को जाने दें। और उस तरह की शिक्षा से बच्चे अवेयरनेस होती है, कहीं ना कहीं उन्हें आगे कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कैसी जगह बैठना है, कैसे हमें बात करनी है, कहाँ हमें जाना है। बट ये सोचते रहते हैं गर्ल्स स्कूल वाली बच्चियां कि हम जेंट्स के साथ कैसे बात करें, बॉयज के साथ कैसे बात करें। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको लेके भी मैंने काम किया गांव के अंदर। नमो नमो मोर्चा संगठन है ये, जो भारत में एक बड़ा संगठन है और काफी प्रसिद्ध भी है, और ये भाजपा की जब से सरकार आई है तब से इसका संगठन का एक अलग प्रभाव है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि उस दौर की अगर हम बात करें तो उस दौर में महिलाएं घूंघट में रहती थी और आज महिलाओं को मतलब कि आजादी दी गई है। तो किस प्रकार ये जो नमो नमो मोर्चा का संगठन है वो किस प्रकार दिखता है? जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा पूजा जी। हाँ, मैं बता दूं आपको कि बहुत पहले जिस तरह से महिलाएं घूंघट में जाके और सारे काम करती थी, आज महिलाओं के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैं जाती हूँ संगठन के माध्यम से हर जगह, तो काफी परिवर्तन दिखने को मिल रहा है। और मेरा खुद का भी यही रहता है कि महिलाओं को, एक मैंने छोटा सा घूंघट के ऊपर मेरी चंद लाइनें भी लिखी हुई थी, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि घूंघट मुझ पर कैसा बाहर। तो उसको लेके काफी लोगों का रहा कि आपने बहुत अच्छा इसके बारे में जो सुझाव दिया महिलाओं को, और मैं कहती हूँ पहले से काफी अच्छा। और अभी भी थोड़ा है गांव ढाणियों के अंदर, तो वो धीरे धीरे कम होने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण, हमें किस तरह से महिलाओं को सशक्त करना है और नारी को किस तरह से रोजगार, और नारियों के बारे में मैं बता दूं आपको कि कई जगह आप देखिए इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी हम लोग करवाते हैं महिलाओं के लिए, ताकि उनको लगे कि हम किस तरह से बाहर उनको निकाल सके। तो घूंघट का जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने कुछ चंद लाइनें जो लिखी है, मौन मौन सा जीवन जीकर, पर कष्ट कठिन सहकर, पीकर अश्व इस घूंघट में ही जीवन भर जीवन गुजार दिया। कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी।
तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि कहीं न कहीं घूंघट को लेके महिलाओं में काफ़ी अब जागरूकता है। देखिए, आपने जैसे इन पंक्तियों को लिखा है कि भई घूँघट में पहले महिलाएँ रहती थी, वो सारे काम करती थी घूँघट के अंदर ही। लेकिन आज अगर हम बात करें, आज घूँघट प्रथा नहीं है, कई ऐसी जो पुरानी प्रथाएँ थी, वो सब खत्म हो गई है। तो मतलब कि उस दौर में और अब में क्या अंतर है? अंतर जैसा कि आपने बताया कि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको मतलब कि आज़ादी मिली है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में भी इसी तरह रहेगा या फिर क्या बिल्कुल, काफ़ी डेवलप हो रहा है पहले से महिलाओं के अंदर काफ़ी घूंघट को लेके क्योंकि एक गाँव के अंदर समाज के अंदर ये चीज़ें होती है कि नहीं घूंघट से थोड़ा हमें अच्छा लगता है, पर्दा प्रथा उस तरह की विचारधाराएँ गाँव के अंदर होती है। लेकिन ये सब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि एजुकेशन को लेके आप देखिए कहीं न कहीं एजुकेशन बढ़ रहा है, बच्चियों को लेके, महिलाओं को लेके काफ़ी कुछ आगे बढ़ रही हैं महिलाएँ, तो लगता है कि घूंघट में सब कुछ नहीं हो पाता। बिना घूंघट के हम अब मान लीजिए आप राजनीतिक में आती है, घूंघट में बैठ के तो अच्छा नहीं लगता ना, महिलाएँ किस तरह से काम करेंगी अगर घूंघट को लेके हम सारी चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाएँगे। तो हमें कहीं न कहीं घूंघट का तो उस तरह से हमें करना ही होगा। लेकिन हम अगर बात करें गाँव की तो आज ऐसे कई इलाके हैं, पिछड़े गाँव हैं जिनमें आज भी है ना महिलाओं को घूँघट में रखा जाता है। उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता है, ना ही घूँघट से अगर अगर हम किसी की भी बात कर ले घूँघट में रखा जाता है महिलाओं को। तो मतलब कि ऐसे गाँव हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा प्रयास वही रहता है कि जहाँ मुझे मिलता है ऐसी जगह मैं जाती हूँ और जाके मेरा टीम के साथ और वही मेरे विचार रहते हैं कि इस तरह के घूंघट को थोड़ा-सा आप ओपन कीजिए और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर घूंघट में रह गई तो महिलाएँ घर से आगे नहीं निकल पाएँगी और जो अपने उनके दायित्व होते हैं, इलेक्शन में जब सरपंच महिला होती है और प्रधान जो होती है, तो कई बार होता है पुरुष प्रधान उनके कामों को लेके बैठ जाते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खुद महिलाओं को वो चीज़ें अपनी वागडोर खुद महिलाओं को संभालनी चाहिए ताकि वो कुछ आगे कर पाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अगर हम बात करें अपराधों की तो दिनों दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और यहाँ की जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमरा गई है। तो मतलब कि किस प्रकार मतलब कि अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है पूजा जी। हमें आप देखिए कि कितने अपराध यहाँ राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप देखिए पहले जो था मोदी जी के टाइम पे जो है था बीजेपी सरकार में जिस तरह के महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया और इतना अच्छा प्रयास रहा राजस्थान के अंदर महिलाओं को लेके कि घर से बाहर निकलना और महिलाओं के अंदर बच्चियों के अंदर इतना मतलब जागरूक हुई महिलाएं कि हम कोई से भी टाइम बाहर निकल सकते हैं, कभी भी हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि तब से कांग्रेस सरकार है, तब से महिलाओं पे बिल्कुल इस तरह की पाबंदियां लग चुकी है कि हम सोचना पड़ता है, मजबूरन उनको इतना सोचना पड़ता है कि हम किस तरह से किस टाइम पे घर से बाहर निकलें क्योंकि आए दिन इस तरह के अपराध जो हो रहे हैं, आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए, अलवर का मुद्दा उठा के देख लीजिए, अभी अभी जस्ट कल परसों का जो कोटा का मुद्दा है, बेटी को जो रेप केस करके उनको गला घोंट के मार दिया गया। अभी लालसोट का मैटर भी आप देख लीजिए, एक बच्ची के साथ में मतलब छोटी बच्चियों के साथ में इस तरह के प्रताड़ित महिलाओं को और बच्चियों को किया जा रहा है। ये क्या है मतलब समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान सरकार इस तरह से क्यों इस तरह के मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पा रही, ये समझ से बाहर है क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है आए दिन अखबारों में यही चीजें आप हर रोज आपको यही देखने को मिलेगा। आज महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार वहां पे हुए, आज इस तरह के अत्याचार वहां पे हुए, तो मतलब क्यों नहीं इनका संशोधन किया जाता? क्या वजह है कांग्रेस सरकार की जो इस तरह के मुद्दों को आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे? तो ये बहुत ही शर्मनाक बात मैं बताती हूँ आपको कि बहुत ही शर्मनाक महिलाओं के लिए क्या पूरे देश के लिए बहुत ही गलत बात है कि इस तरह के मुद्दों को जो सॉल्व नहीं कर पा रहे राजस्थान सरकार। आप सामाजिक संगठन भी चलाती है और एक समाज सेवी भी है तो आपका इसमें क्या योगदान रहा? बिल्कुल, मेरे को काफ़ी टाइम से क्योंकि ऐसा लगता था कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने शुरुआत की थी धीरे-धीरे यहाँ जयपुर में छोटे-छोटे प्रोग्राम्स मेरे लिए छोटे और बड़े कोई मायने नहीं रखते। शुरुआत मैंने बहुत अच्छे तरीके से धीरे-धीरे शुरुआत की तो उस तरह से जाके मैंने महिलाओं को लेके शुरुआत मेरी थी कहीं न कहीं कि महिलाओं और बच्चियों को लेके क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा परेशानियों में जब महिलाएँ होती थी, तो मैं उनको कहती थी कि आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे बताएँ और मेरे से जो प्रयास होगा मैं आपके लिए करूँगी। चाहे वो पुलिस केस का मैटर हो या महिलाओं के वृद्ध महिलाओं की जो विधवा पेंशन वगैरह का मैटर हो या फिर किसी भी तरह का जो मैटर होता था मैं उनके लिए हमेशा
आज भी खड़ी हूँ और उस टाइम भी खड़ी रहती थी। तो उसी को धीरे-धीरे लेके जो दायित्व मुझे 10 साल के बाद यहाँ मिला संगठन का, तो बहुत अच्छा मुझे लगा क्योंकि इस संगठन नमो नमो मोर्चा के माध्यम से मैंने काफ़ी महिलाओं का जो जागरूक करने का और हर तरह के प्रयास मैंने किए इसको लेके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी, उनकी योजनाओं पे ही हम काम करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कम से कम मैंने जिले के अंदर राजस्थान के अंदर 32 जिलों में मेरी कार्यकारिणी बन चुकी है और 15 से 20 से 30 जिलों में मैं कम से कम जाके जगह-जगह हर जगह और मैं सर्वे कर चुकी हूँ और आगे भी इसी तरह से चाहती हूँ कि थोड़ा-सा आगे बढ़ाने का प्रयास जो मैं कर रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारे राजस्थान सरकार की वजह से, हमारे कानूनी व्यवस्था की वजह से हम कुछ आगे जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि कहीं कोई अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। बट कोशिश हम पूरी करते हैं हमारी तरफ से। आगामी दिनों में महिला दिवस आ रहा है, जैसा कि हम जानते हैं 8 मार्च को महिला दिवस है और उस दिन मतलब कि महिलाओं के लिए क्या कानून होने चाहिए और उन्हें क्या अधिकार मिलने चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पूजा जी। मैं बता दूँ आपको कि मेरे खुद के यही विचार हैं कि तब महिला दिवस 8 मार्च को महिला दिवस है, तो उस दिन क्या करते हैं कि जिस तरह से आज बस की सुविधाएँ दे दी महिलाओं को, फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाएँ घूमने जाती है, ट्रेनों में महिलाएँ घूमने जाती है। तो मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़ से कोई मतलब नहीं, ये तो चलता रहता है। एक दिन के उसके करने से महिलाओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मतलब जो है उनके लिए कानून लागू होने चाहिए, जो आए दिन इस तरह के केसेस वगैरह हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक दिन इस तरह से महिलाओं के लिए होना चाहिए कि 8 मार्च को कुछ ऐसा हमारे लिए महिलाओं के लिए कुछ कानून हो, ताकि लोग उसको रूब-रूब काँपे कि 8 मार्च आएगा और हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा धमाका होने वाला है कि हम किस तरह से हम महिलाओं के दूर रहें। क्योंकि जो अपराध हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि 8 मार्च जो महिला दिवस बहुत उत्साह से मनाते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये हर दिन ही 8 मार्च रहना चाहिए, मैं तो कहती हूँ महिलाओं के लिए। लेकिन एक दिन ये ऐसा होना चाहिए ताकि कुछ एक अलग मैसेज जाए देश के अंदर। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि 8 मार्च को महिलाओं को कोई विशेषाधिकार मिलना चाहिए? जी, राइट। बिल्कुल, बहुत विशेष अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए ताकि हमेशा महिलाओं के दिमाग में वो चीज़ें रहे कि 8 मार्च आए और हमारे कुछ अधिकार हमें सामने दिखे। तो देखा आपने कि किस तरह से देश का सबसे बड़ा संगठन नमो नमो महिला मोर्चा संगठन जिसकी प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीणा ने महिलाओं के सशक्त होने और उनके लिए कानून व्यवस्था की बात कही। ऐसे ही खास शख्सियत के साथ हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नए कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में, जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से पूजा जोशी की रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है और साथ ही साथ अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने के लिए 100 दिन रोजगार मिलेगा। वहीं इस पर 800 करोड़ की खर्च होंगे और इसके साथ ही साथ मनरेगा में 100 दिन रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। इसके साथ ही साथ बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं आंगनवाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ जयपुर में वेस्ट रिसाइकिल पार्क भी बनेगा, इसके साथ ही राजस्थान में लोगों के कम समय में ही काम हो पाएंगे और इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी की जो एक्ट है वो भी लागू किया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने का प्रावधान भी होगा। बेसिकली जो बजट है वो ज्यादातर जनता को निराश करने वाला बजट है। ये नीति का बजट नहीं, मेरे हिसाब से राजनीति का बजट है। मुझे कोई इसमें विजन दिखाया नहीं, न दिखा। किसानों के लिए पहली बार बजट की घोषणा की है, परंतु किसानों के साथ भी छलावा है। फिगर्स देखना है,
फिगर्स देखने के बाद ये बहुत और ज्यादा क्लियर होगा। इस सब चीज को जमीन के ऊपर लाना और विद इन अ सर्टेन बजट लाना, वो आगे किस तरीके से करेंगे वो मुझे देखना है। पर जैसे मैंने कहा, ये ज्यादा नीति के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा। जी ने पहले भी जो भी घोषणाएं की है वो तमाम घोषणाएं पूरी हुई है और इन घोषणाओं को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हम पूरी एक कार्य योजना बना करके राजस्थान के आम आदमी की भावनाओं के अनुसार काम करने का प्रयास करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज बजट पेश किया है, निश्चित रूप से इससे आम आदमी को राहत मिली है। पिछले बजट में किसानों के बिजली कनेक्शन के लिए एग्रीकल्चर बिजली कंपनी की घोषणा की गई थी, इसका क्या है? देखिए, बिजली कंपनी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उसमें जो भी घोषणा की गई है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार ने 5 सालों में किसानों को करीब 2,48,000 कनेक्शन दिए थे और हमने 3 सालों में 2,63,000 किसानों को अभी तक कनेक्शन दिए है। तो देखिए, वो प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री जी बजट में जो भी घोषणा करते हैं वो कभी थोथी घोषणाएं नहीं करते, आधारहीन घोषणा नहीं करते हैं। गहलोत सरकार का चौथा बजट, इस बजट के अंदर की गई घोषणाएं और पुरानी परंपरा जो इस सरकार की अब तक बजट में घोषणा के बाद रही, उसी रास्ते का ये बजट है। जो हमें पुस्तक दी गई बजट की, उसमें ये इंगित किया गया है कि सरकार पिछली बार वेज एंड मीन्स के लिए मार्कोपाई ऋण सरकार ने लिया, 50,000 करोड़ से ज्यादा का लिया और 1,500 करोड़ के करों की राहत सरकार ने अब दी है। ये सरकार बात कर रही है, बिजली की तीनों कंपनियां बहुत बड़े लॉसेस में हैं। एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए नहीं जा रहे हैं और साथ साथ में जो किसानों को दिन में बिजली देने की बात थी वो दिन में बिजली नहीं मिल रही है। पिछली बार 8 बार सरकार ने। खबर राजस्थान के मेरे इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।